ओहो इसका। हाँ जी, पहले तो आप सब लोगों का जो है बहुत बहुत स्वागत 12th की पहली क्लास में। ठीक है, ओके। 11th में जो भी आपने किया, अच्छा किया बुरा किया, जैसा भी किया, ठीक है ना। ज्यादातर लोगों ने अच्छा किया, बुरा मैं वापस ले लेता हूँ अपने शब्द, ठीक है। अब देखो 12th में दो चीज ध्यान रखना। एक तो कंपैरेटिवली 12th आपको थोड़ी सी इजी लगेगी। क्यों इजी लगेगी? क्योंकि सभी सब्जेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है। जब आप 10th से 11th में आए थे और 11th से 12th में आए हो, तो जो डिफरेंस है आपका 10th से 11th में आने में, जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़े वो पहली बार पढ़े। फिर 10th में जनरल साइंस पढ़ी थी, जिसको आपने सोचा था भाई फिजिक्स केमिस्ट्री और इसमें बायो है, और जब आप फाइनली आए तो आपने देखा है तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है फिजिक्स, है ना। तो वो शुरुआत में थोड़ा समय लगा था पढ़ने, लेकिन अब की बार जो हम अपन पढ़ेंगे तो आपको बेसिक सब्जेक्ट का आइडिया होगा, ठीक है। अब देखो जैसे 12th की फिजिक्स में जो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो हम 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं ना। तो एक बार सिर्फ टॉपिक्स के नाम देखो कौन कौन से। जैसे पहला जो हमारा होगा वो बेसिकली क्या होगा, पहली यूनिट हमारी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड यूनिट जो हम पढ़ेंगे या सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो होगी बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप चाहो तो इनके नाम भी लिख लो, बेसिकली ध्यान रहेगा कौन कौन से टॉपिक है, ताकि मैं कुछ बोलूं तो आपको ध्यान रहे सर आपने ये नहीं कराया, ठीक है ना। सेकंड होगा क्या बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा होगा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट, आ जाओ बेटा, ऑफ इलेक्ट्रिक। चौथा होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑफ मैटर। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बेसिकली आपकी जो फर्स्ट एनसीईआरटी की बुक, जिसको आप कह सकते हो ना, आपकी फर्स्ट बुक जो है, फर्स्ट पार्ट मान लो, कुछ भी मान लो, वो कवर करेगी। उसमें ये सारे टॉपिक हमारे आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, और लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेकंड बुक में जब हम मूव करेंगे तो सेकंड बुक में हमारे पास जो होगा पहला पोर्शन वो होगा ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में बेसिकली दो पार्ट होंगे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ये दो चैप्टर हमारे पहले दो चैप्टर बनेंगे सेकंड बुक के। उसके बाद हमारे पास होगा ड्यूअल नेचर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्यूअल नेचर। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा एटम, न्यूक्लियाई, और लास्ट हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ये जो पूरा पोर्शन होता है बेसिकली ये आपका मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन कहलाता है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जो कि हमारे 11th क्लास के किसी ना किसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे। कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो हमने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जैसे एटम और न्यूक्लियाई की बात करें तो केमिस्ट्री में आपने बेसिकली एटम के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, सबने ना पढ़ा है ना। yes, बस तो ये बहुत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है। तो बहुत सारी चीजें अब इसीलिए आसान लगेगा सब्जेक्ट, क्योंकि रिलेटेड चीजें आएंगी, पढ़ी हुई चीजें दोबारा से आएंगी। अब दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो क्लासेस मिस नहीं करनी, ठीक है। दूसरा क्या करना है, मॉड्यूल साथ की साथ लगाते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि अब की बार हमारे पास ड्यूअल टास्क है, बोर्ड भी तैयार करना है हमको, साथ में हमको अपना कंपटीशन भी तैयार करना है। लास्ट ईयर हमें बोर्ड नहीं देना था,
कंपटीशन देने के लिए हम एलिजिबल ही नहीं थे, ठीक है। अब की बार हम कंपटीशन के लिए एलिजिबल भी होंगे, बोर्ड हमको देना कंपल्सिव हो गई होगा, तो इसलिए दोनों चीजें ध्यान से संभाल के चलिए, ठीक है बेटा। देखो पहला जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, लिख लिया सबने ये बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने 11th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा था ना, उससे बहुत सारी चीजें मिलती जुलती होंगी। एक सजेशन ये भी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले जाकर 11th क्लास का ग्रेविटेशन एक बार रिवीजन कर लेना। सैटेलाइट वेटलाइट नहीं पढ़ने, सिर्फ सैटेलाइट से पहले का जो पोर्शन था ना वो। और जिन्होंने नहीं पढ़ा, मान लो किसी कारण से जो है ग्रेविटेशन वाला चैप्टर तैयार नहीं था, उनका यहाँ पर वो हो जाएगा तैयार दोबारा से, ठीक है। लिख लिया इसको सबने बेटा? तो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ बिल्कुल 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 सीरियस, कोई वो नहीं है ऐसा, ठीक है। बिल्कुल नोट्स वोट्स प्रॉपर बना के चलना है, ये करके मोटी कॉपी बनानी है एक, ठीक है, ओके। चलो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड्स हम मान सकते हैं इसमें बने हुए हैं, एक है इलेक्ट्रो और एक क्या है बेटा, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब हम समझते हैं, स्टैटिक क्या है, जो चीज रेस्ट पर है, जो चीज किस पर है, रेस्ट पर। तो इलेक्ट्रो का मतलब हमें नहीं पता, बट वी नो दी स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है बेटा, रेस्ट। क्या है, एट रेस्ट। इलेक्ट्रो को मीनवाइल में लिख देता हूं, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। तो अब बोलो क्या बनाइए, चार्ज एट रेस्ट। यानी बेसिकली इसमें हम चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। चार्जेस की प्रॉपर्टी जब चार्ज किस पर हो, रेस्ट पे। रादर हम ये कहें तो देखो, पहले पार्ट में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जो फर्स्ट हमारा पार्ट है ना पूरा फिजिक्स का, उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज। इनिशियली चार्ज रेस्ट पर रहेगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे। फिर चार्ज क्या करेगा, मोशन करना स्टार्ट करेगा। कोई चीज जब मोशन करना स्टार्ट करती है तो दो तरीके के मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, क्या नहीं होता, एक्सेलरेशन नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है। फिर हम चार्ज का एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाएगा, बनाएगा, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में हमें चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। तो चार्ज के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम चार्ज को ही समझते हैं कि चार्ज क्या चीज है। देखो चार्ज के बारे में जो पहला साइंटिफिक बेसिकली डिस्क्रिप्शन दिया, वो जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो हमने भी कभी ना कभी जाने अनजाने किए होंगे, ठीक है। जैसे आपने कई बार ये किया होगा कि जो स्केल को बालों में रगड़ते हैं और उससे कागज के छोटे छोटे टुकड़े, है ना, या किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए, बलून दीवार पे चिपकाना तो बालों में रगड़ा और ऐसे करके ये ले, ये दीवार पे चिपक गया, है ना। तो ये सब जो बेसिकली है किससे जुड़ा हुआ है बेटा, चार्ज से जुड़ा हुआ है। इन्होंने क्या कहा कि जैसे एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि एक ग्लास की रॉड ली, उस ग्लास की रॉड को क्या किया, रब किया, किससे बेटा, सिल्क के क्लॉथ से। किससे, सिल्क के क्लॉथ से। क्या देखा कि अगर ग्लास की रॉड और सिल्क के क्लॉथ को जब रब नहीं किया था तो ये एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल थे। क्या थे बेटा, न्यूट्रल। मतलब ना इनमें कोई अट्रैक्शन का फोर्स था, ना ही इनके अंदर क्या था बेटा, कोई रिपल्शन का फोर्स था। ये दोनों एक दूसरे से कोई इनका कंसर्न ही नहीं था। लेकिन जब इनको रब किया तो क्या देखा कि इनके बीच में कैसा फोर्स लगने लग गया बेटा, अट्रैक्शन का फोर्स डेवलप हो गया। क्या हो गया, आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग ये एक दूसरे को क्या करने लग गए बेटा, अट्रैक्ट करने लग गए। यानी रब करने से इनमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो गई जो कि बेसिकली उसके कारण ये क्या करने लग गए, अट्रैक्ट करने लग गए। फिर इन्होंने इसको थोड़ा सा और आगे इनहांस किया कि एक और ग्लास की रॉड ली जिसको इन्होंने रब किया हुआ था सिल्क के क्लॉथ से। दोनों ग्लास की रॉड को जब इन्होंने पास पास लटकाया तो ये देखा कि ये दोनों क्या करने लग गए बेटा, रिपल्शन करने लग गए। क्या करने लग गए, रिपल्शन। तो इनसे इनको ये समझ में आया कि रब करने से इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है जिससे या तो ये अट्रैक्ट करता है या ये क्या करता है बेटा, रिपेल करता है। इस प्रॉपर्टी को इन्होंने क्या नाम दिया बेटा, चार्ज। और जो ये कहा कि आफ्टर चार्जिंग बॉडी स्टार्ट अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग दी अदर बॉडी विच हैज सेम प्रॉपर्टी, जिसके पास सेम प्रॉपर्टी। अब देखो इधर ध्यान से, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों देखने को मिल रहा है। इसका मतलब चार्ज जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, दो टाइप का होना चाहिए। भाई इनको हमने रब किया, इनमें कैसा आया बेटा, अट्रैक्शन। ये दोनों जो एक जैसे थे, जिनको दोनों को सिल्क के क्लॉथ से रब किया गया था, उनमें आपस में कैसा आया बेटा, रिपल्शन। तो इन्होंने चार्ज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जिन पर सेम जैसा चार्ज आया इनको कहा कि भाई सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं।
नाम दिया एक को पॉजिटिव चार्ज और एक को क्या बेटा नेगेटिव। तो इनके एक्सपेरिमेंट से बेसिकली तीन चीजों के बारे में पता लगा। पहला, चार्ज जो है एज ए प्रॉपर्टी क्या चीज है, हमने क्या कहा, चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसके होने से बॉडी या तो अट्रैक्ट करेगी किसी दूसरी चीज को या क्या करेगी, रिपेल करेगी। ओके, फिर दूसरा पता लगा कि चार्ज दो तरीके का होगा, एक कैसा बेटा पॉजिटिव, एक कैसा नेगेटिव। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के जो है तीन कंक्लूजन थे जिनको हम बेसिकली लिख लेते हैं। क्या बेटा, चार्ज क्या है, चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट मतलब अपने आप है, ठीक है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, आ जाओ बेटा, ड्यू टू विच बॉडी। अब देखो इधर ध्यान से, हमको थ्योरी भी उतने ही एथिकली लिखनी है जितने न्यूमेरिकल करने, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आएंगे वो तभी होंगे जब हमारे को थ्योरी हमारी जो होगी वो बेसिकली क्लियर होगी। ओके बेटा, बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल अदर बॉडी हैविंग सेम प्रॉपर्टी, हैविंग सेम प्रॉपर्टी। फिर कहा चार्ज जो है वो कैसा, दो टाइप का, चार्जेस ऑफ टू टाइप्स। नाम दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और लास्ट इनका कंक्लूजन कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ जी, लिख लिया। अब की बार अपन कोशिश करेंगे कि आपकी सारी क्लासेस बेसिकली रिकॉर्ड हो जाए, ताकि अगर कुछ आपका बैकलॉग रह जाए तो आप उसको कवर कर सके। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्दर जो डेवलपमेंट हुआ वो तब हुआ जब हम बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर को खोज पाए। किसको खोज पाए, एटम को। एटम की स्ट्रक्चर के बारे में आप सबने पढ़ा है। आज की तारीख में जो वैसे एटम की जो स्ट्रक्चर डेवलप हुई क्या स्टेजेस में हुई, तो सबसे पहले डॉल्टन ने माना एटम तो इंडिविजिबल है, बस एटम ही सबसे आखिरी चीज है किसी भी मटेरियल की, ठीक है। फिर फर्दर उसको किसने कहा, उसमें कहा एटम के अंदर से तो क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। थॉमसन ने क्या खोजा, इलेक्ट्रॉन खोजा। ओके बेटा, फिर ये देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन का मॉडल कैसा हो, तो प्लम पुडिंग मॉडल दिया। उस प्लम पुडिंग मॉडल को फेल किया किसने बेटा, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने फिर एक मॉडल दिया कि भी चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं जैसे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं सन के चारों तरफ, उसको भी फेल किया। और फाइनली किस पर आए, बोर मॉडल पे। किस पे बेटा, बोर। तो आज की तारीख पर जो एटम का स्ट्रक्चर हम समझते हैं, देखो क्या है कि भाई एटम के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियाई है, ठीक है बेटा। न्यूक्लियाई में क्या है बेटा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इनके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन। अलग अलग ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ओके बेटा, अब देखो इधर ध्यान से, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब हमने देखा कि भाई ये इसके चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो देयर मस्ट बी अ
फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, जैसे सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रही है, तो हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो इनिशियली इनमें भी ये माना गया कि यार हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा हो, लेकिन इनका जो मास होता है वो बहुत कम होता है। जैसे अगर हम प्रोटॉन का मास लिखते हैं तो 10⁻⁻27 kg का होता है ना, और इलेक्ट्रॉन का लिखते हैं तो और भी मरा गिरा होता है 10⁻⁻। अब इनकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, कैलकुलेट भी करेंगे हम एटम वाले चैप्टर में, बहुत हाई स्पीड से ही क्या कर रहे होते हैं, ऑर्बिट कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास मास बहुत कम है और सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर आप ऐसे लिखोगे, रेडियस बहुत कम है, तो इस हमारे पास वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो फोर्स भी क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर मास बहुत कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो वैसे ही बहुत वीक फोर्स होता है, क्योंकि उसमें जी ऑलरेडी 10 की पावर क्या आता है बेटा, है ना, फिर ये दोनों इतने बड़े बड़े माइनस आ गए, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दे सकता। अर्थ और सन के केस में तो हो सकता है, क्यों हो सकता है, सच अ ह्यूज मास, ठीक है, 10⁻24 और 10⁻30, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट एक्ट एज सेंट्रीपिटल। फिर आया कि भाई अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दे रहा तो कौन सा फोर्स दे रहा, तो इनको याद आई किसकी बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन की। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा था कि अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये माना गया कि यहाँ पर और यहाँ पर बेसिकली क्या है, अपोजिट चार्जेस है। इलेक्ट्रॉन पे मान लिया गया कैसा चार्ज बेटा, नेगेटिव चार्ज। अब एटम न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जस्ट बराबर क्या चीज है बेटा, प्रोटॉन, क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को कैसा मान लिया गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन को क्या माना गया बेटा, न्यूट्रल। आ जाओ बेटा, आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ ये समझ में आया कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा है बेटा, नेगेटिवली चार्ज, और प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, हो सकता है इसको उस दिन पॉजिटिव मान लेते तो इसको क्या मान लेते, नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये मानना था कि ये दोनों कैसे अपोजिट है। तो इलेक्ट्रॉन को हमने कैसा मान लिया, नेगेटिव, तो प्रोटॉन फिर कैसा बना, पॉजिटिव। तो इस एटॉमिक थ्योरी से तीन कंक्लूजन हमारे निकले। पहला कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो अपोजिटली चार्ज है, दोनों पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, लेकिन नेचर क्या है, अपोजिट है। एक पर कैसा है, पॉजिटिव, और एक पर कैसा है, नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट कर रहा है वो किस फोर्स के कारण कर रहा है बेटा, जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है अपोजिट चार्ज में, उसके कारण क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। ओके बेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मॉडल, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारी चीजें ऐड हुई। पहला, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, ये हमने माना। तो प्रोटॉन को फिर माना पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैज इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। क्लियर, चलो अब देखो इधर ध्यान से, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो बेसिकली बनी हुई किससे बेटा, एटम से। किससे बनी हुई है, एटम से। एटम टेक्निकली न्यूट्रल है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है बेटा, प्रोटॉन है ना। अब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज आया है तो क्या होना चाहिए, देखो इधर ध्यान से, हमने कहा मान लो ये हमारे पास एक कोई बॉडी है और इसके पास इनिशियली कितने थे बेटा, 4 प्रोटॉन थे, तो 4 ही इसके पास क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अब इस पर नेट चार्ज अभी क्या है, 0, प्लस और माइनस बराबर क्या है बेटा, 0। अगर हमें इस बॉडी को चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो बैलेंस है इसको क्या करना पड़ेगा, खराब करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, प्लस ऐड कर दे, प्लस कम कर दे, माइनस ऐड कर दे,
अब देखो जो आपका पॉजिटिव चार्ज है जिसको प्रोटॉन कह रहे हैं वो कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर है? क्या हम जो है आसानी से न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने न्यूक्लियस को चेंज नहीं किया, न्यूक्लियस को हम चेंज करते हैं, ठीक है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को तो बड़ी आसानी से हटाया या जोड़ा जा सकता है, प्रोटॉन को आसानी से हटाया जोड़ नहीं सकते। तो चार्जिंग में क्या करना पड़ेगा हमको बेसिकली? या तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे या इलेक्ट्रॉन क्या कर दें? रिमूव कर दें। इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से ऐड किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से क्या किया जा सकते हैं बेटा? रिमूव किया जा सकता है। क्लियर बेटा? तो चार्जिंग में हम बेसिकली जब किसी बॉडी को चार्ज करेंगे या हम कहें कि कोई बॉडी चार्ज हो गई, इसका मतलब सिंपल क्या है कि या तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या किए गए? ऐड किए गए, या इलेक्ट्रॉन क्या किए गए? रिमूव किए गए। क्लियर बेटा? ठीक है, तो अगर मान लो मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो बोलो बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। ओके, और मैंने अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, मान लो ये वही बॉडी थी मेरे पास, और अब की बार मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो बोलो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो याद रखो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी का मतलब सिर्फ ये है कि आपने क्या किया, या तो उस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए या उसमें क्या हो गए? कम हो गए इलेक्ट्रॉन। किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन के कंपैरिजन। किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन। ओके, ये कहलाती है चार्जिंग। देखो हमने क्या कहा, when a body is charged, when a body is charged, either electron is added or removed। अगर हम ऐड करेंगे तो बॉडी कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव चार्ज होगी। अगर हम रिमूव करेंगे तो बॉडी कैसी होगी बेटा? नेगेटिवली चार्ज। अब जब हमने ये बेसिकली जो बेंजामिन फ्रैंकलिन के जो एक्सपेरिमेंट को दोबारा से देखा, तो सोचो रबिंग से क्या हुआ होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? एनर्जी, हीट। हीट के कारण एक बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए होंगे? दूसरी में ट्रांसफर हो गए होंगे। ओके, जैसे ग्लास की रॉड को और इसको रब किया, तो एक्चुअल में हुआ क्या था? देखो अभी अभी लिखना मत, आगे अपन इसको लिखेंगे। ग्लास की रॉड के कुछ इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए बेटा? सिल्क के क्लॉथ के पास। तो ग्लास की रॉड के अगर 4 इलेक्ट्रॉन मान लो सिल्क का क्लॉथ ले गया, तो ग्लास की रॉड पर कैसा पॉजिटिव चार्ज आ गया? 4 के बराबर। इसमें कैसा आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते ही ये क्या करने लग गए? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए। ठीक है बेटा? तो बेसिकली चार्जिंग का मतलब क्या है? सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, या इलेक्ट्रॉन को क्या कर दोगे? जब भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे, प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे, बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। जब भी कम हो जाएंगे प्रोटॉन के कंपैरिजन में, बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। क्लियर बेटा? क्या बेटा? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ऐड करने पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो सही कर लो भाई। ओके, पॉइंट आउट करते रहा करो, ये बाकी सबने लिख लिया था ना इसको ऐसे कैसे। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से बेटा। जो इलेक्ट्रॉन जो है उनको हटाने से या उनको ऐड करने से या उनको रिमूव करने से चार्ज आ रहा है। अब जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन के प्रति, अपने इलेक्ट्रॉन के से कैसा बिहेवियर होता है, उसके बेसिस पे हम मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कंडक्टर, दूसरा क्या बेटा? इंसुलेटर, और तीसरा क्या बेटा? सेमीकंडक्टर। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ मटेरियल। डिटेल इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक बातें हमें करनी है यहाँ पे। टाइप ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। थोड़ा थोड़ा अब इन सब के बारे में जानते हैं। कंडक्टर हम किसको कहते हैं? जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही कहते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना, कंडक्ट होने के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है,
तो कंडक्टर को हम अगर एक लाइन में बोले जो 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा, वो क्या है बेसिकली, हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बेटा, हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हम कहते हैं नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इनके बारे में जो डिटेल हम पढ़ेंगे वो हमारा जो लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर वाला, उसमें पढ़ेंगे डिटेल तीनों के बारे में कि कोई मटेरियल कंडक्टर क्यों बनता है, इंसुलेटर क्यों बनता है। या हमें बेसिक चीज समझ के चलनी है, वो हमारे काम में आएगी और बहुत मुश्किल नहीं है बेसिक चीज। इसके बारे में अभी ये लिख दो, एट लो टेम्परेचर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर एंड हाई टेम्परेचर बिहेव्स लाइक कंडक्टर। अभी इसके बारे में ये लिख दो, ठीक है बेटा। इनके एग्जाम्पल ध्यान रखो, सारे मेटल्स। क्या है बेटा, सारे मेटल्स। ओके, इसमें नॉन मेटल्स कौन से बेटा, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स। अबे गैस वैस तो छोड़ दे, ठीक है ठीक है ठीक। क्या होगा बेटा, वुड, पेपर, प्लास्टिक, ये सब हमारे क्या है, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, नॉन मेटल। कॉटन वॉटन ये सब क्या है। यहाँ दो एग्जांपल लिख दो, जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसके बारे में तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना है हमको, ठीक है। इस चैप्टर में हमको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में ही बात करें, उनका बेसिक बिहेवियर समझना है। देखो इधर ध्यान से, इनका बेसिक बिहेवियर समझने की कोशिश करो और क्या हमारे लिए काम की चीजें इसमें से वो समझ। क्या लिख लिया सबने ये बेटा, इसमें कहा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कहा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। किसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहने वाले हैं, एक बार ये ध्यान से समझो। इधर देखो, इधर कि हमने कहा कि कोई भी अगर हमारे पास एटम है तो सेंटर पे न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के चारों तरफ ऑर्बिट बने हुए हैं, उन ऑर्बिट के अंदर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस इसको क्या कर रहा है बेटा, अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। जैसे जैसे दूर होते चले जाते हैं, फोर्स हमारा क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो अगर हमारे पास कोई बहुत दूर कोई शेल है जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर न्यूक्लियस का फोर्स क्या होता है, बहुत वीक होता है बेटा। तो क्या होता है कि मेटल्स के अंदर हमने कहा कि आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो क्या है, न्यूक्लियस से बाउंड नहीं रहते। क्या नहीं रह पाते, बाउंड। जैसे इस क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और टीचर जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, बच्चों को मॉनिटर कर रहा है। तो लास्ट वाले जो बच्चे होते हैं, आखिरी के जो बच्चे होते हैं, उन पे उसका कंट्रोल थोड़ा क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। सामने वालों को तो बदमाशी करने नहीं देंगे, लास्ट वाले छोटी मोटी क्या कर लेते हैं, बदमाशी कर लेते हैं। तो ये जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ऐसा मान लो भाई टीचर बाहर वाले ज्यादा दूर तक नहीं देख पाता बेचारा, तो बाहर वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, बदमाशी कर लेते हैं। अब कितनी बदमाशी कर लेते हैं कि वो फ्री हो जाते हैं। फ्री का मतलब विद इन क्लास कहीं भी घूम लेते हैं। क्या कर लेते हैं, विद इन क्लास कहीं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझो कि फ्री इलेक्ट्रॉन हम उसको कहेंगे जिस पर न्यूक्लियस का फोर्स क्या है बेटा, वीक है, और वो विद इन क्रिस्टल कहीं भी घूम सकता है। जैसे मान लो ये मेटल का बना हुआ पीस है, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो कि इस पूरी बॉडी में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं बेटा, घूम सकते हैं। बॉडी के बाहर नहीं जा सकते, क्लास के बाहर नहीं जा सकते बच्चे, सिर्फ क्या कर सकते हैं, क्लास में घूम सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, इतने उद्दंड है कि वो क्लास के अंदर कहीं पर भी क्या कर सकते हैं बेटा, घूम सकते हैं। ओके, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, विद इन बॉडी कहीं पर भी घूम सकते हैं। और यहां क्या हमने कहा कि जो न्यूक्लियस है, जो टीचर है, वो इतना खतरनाक है कि लास्ट वाले बच्चे की भी हिम्मत नहीं कि हिल जाए, गर्दन भी घुमाएगा ना तो पूछ के घुमाएगा, ठीक है। यानी जो जहां बैठा है वही बैठा होगा, न्यूक्लियस का फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें क्या है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्या कि विद इन बॉडी क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं। अब ये बात समझ में आ जाती है तो देखो, इससे हमें दो कंडक्टर के बेसिक बिहेवियर समझ में आ जाते हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम में आए, ठीक है। मान लो हमारे पास ये कोई मेटल बॉडी है और इसको मैंने क्या किया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ऐड किसमें करूंगा, आउटर शेल में। किसमें, यानी वो बेसिकली जाते ही क्या बनेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। ओके बेटा, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन बना और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर हटना चाहेंगे, दूर हटके ये कहां तक जा सकते हैं बेटा, ये यहां आ सकता है और ये कहां आ सकता है, यहां आ सकता है। यही होगा। मान लो इस क्लास के अंदर दो बच्चे एंटर करते हैं, कहीं पर भी बैठना अलाउड है,
एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कहाँ बैठेगा, एक इधर और एक इसमें दूसरे को, जितना दूर दूर बैठ सकते हैं उतना दूर दूर जाए। तो दूर दूर कहां तक जा सकते हैं ये बेटा, सरफेस तक। इस पे क्या ध्यान रखना है इससे, कि जो भी फ्री चार्ज कंडक्टर में क्रिएट होगा वो हमेशा किस पर क्रिएट होगा, सरफेस पर। कंडक्टर के अंदर कभी भी कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। कंडक्टर में हमेशा चार्ज किस पर रहेगा बेटा, सरफेस पर, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव। अगर मैं कोई कंडक्टर बना रहा हूं तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि मैं अंदर कहूं भाई ये देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो भी आएगा वो किस पर होगा बेटा, सरफेस पर। यानी कंडक्टर में कभी भी अंदर कोई फ्री चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, चार्ज हमेशा किस पर होगा, सरफेस पर। और सरफेस पर भी कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मान लो एक टेबल है, उसी टेबल पर सबको बैठना, एक ही टेबल है क्लास में, तो क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली सेपरेट होके बैठ जाएंगे, बराबर बराबर दूरी बना के, तू मेरे पास मत आ, तू मेरे पास मत आ, ठीक है, जितना दूर। तो ये जो चार्ज होगा कंडक्टर पे, वो उसके बारे में दो चीज ध्यान रखो, हमेशा किस पर होगा बेटा, सरफेस पर, और सरफेस पर भी कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर बेटा। तो पहली प्रॉपर्टी, चार्ज ऑन कंडक्टर एग्जिस्ट ओनली ऑन सरफेस, ओनली ऑन सरफेस, और सरफेस पे भी कैसा होगा बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कभी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होगा, हमेशा क्या होगा बेटा, सरफेस पर। क्या इंसुलेटर में ऐसी कोई तकलीफ है, नहीं, इंसुलेटर में अंदर भी चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। ओके बेटा, उसमें तो जहां बना वहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। ठीक है बेटा। हाँ जी, क्या ये चीज क्लियर। चलो अगली देखो। मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, और हमने कहा ये चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक कंडक्टर हमने इससे टच कर दिया, क्या कर दिया बेटा, टच। क्या अवेलेबल सरफेस हमारी इंक्रीज होगी, हो गई। चार्ज का मूव करना तो इसमें अलाउड ही है। तो क्या कुछ चार्ज शिफ्ट हो जाएगा नई सरफेस पर, होगा। यानी जब हम कंडक्टर को आपस में कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज का क्या होगा बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे मान लो हमने एक बेंच पर चार बच्चों को बैठाया जो कि पसंद नहीं करते थे एक दूसरे को, जितना सेपरेट होके बैठ सकते थे बैठ गए। मैंने एक टेबल और बगल में लगा दी, क्या कुछ बच्चे उस पर आ जाएंगे बेटा, होगा। क्लियर। कितने आएंगे इस पर ये डिपेंड करेगा इसका साइज कैसा है, ज्यादा होगा तो ज्यादा इस पर आ जाएंगे, कम इस पर रह जाएंगे। अगर ये छोटी होगी तो इस पर कुछ आएंगे, अभी भी ज्यादा इस पर रहेंगे। अगर एग्जैक्टली बराबर होंगे तो क्या होगा, इक्वली। तो दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि जब भी हम कंडक्टर को कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज का क्या होगा बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन किस पर डिपेंड करेगा बेटा, साइज पर। किस पर, साइज पर। अगर हमारे पास आइडेंटिकल कंडक्टर्स को हम कांटेक्ट में लाएंगे तो जो भी अवेलेबल चार्ज है वो आधा आधा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अवेलेबल चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर बेटा। क्या चीज सीखी, कि कंडक्टर के कांटेक्ट में हमेशा चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन विल डिपेंड ऑन साइज, कितना रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, किस पर फाइनली कितना रहेगा, इट विल डिपेंड ऑन साइज। लेकिन अगर आइडेंटिकल कंडक्टर है, एक जैसे कंडक्टर है, तो जो अवेलेबल है वो क्या होगा बेटा, आधा आधा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो सेकंड पॉइंट ये लिख लो, उठा देते हैं। ऑन कॉन्टेक्ट ऑफ कंडक्टर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट्स। आइडेंटिकल कंडक्टर में क्या ध्यान रखना है, आइडेंटिकल कंडक्टर्स चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है। ये दोनों कंडक्टर की प्रॉपर्टी हमारे आगे बहुत काम में आने वाली है। बेसिक चीज की सरफेस पर चार्ज रहेगा हमेशा और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके बेटा। इंसुलेटर को कांटेक्ट में लाने पर कोई चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, न्यूक्लियस का फोर्स स्ट्रॉन्ग है, मूव ही नहीं करने देता चार्ज को। क्लियर बेटा। अरे क्लियर। फ्री चार्ज है वही मूव कर सकता है, जो चार्ज बाउंडेड है वो कभी मूव नहीं करेगा। ओके। हाँ जी, यहां तक बेसिक चीज क्लियर बेटा।
तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको देखो एक बार रिकैप करें तो चार्ज हमने पढ़ा क्या चीज होती है, कैसे क्रिएट होता है चार्ज, ये हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने से या इलेक्ट्रॉन रिमूव। फिर तीन तरीके के मटेरियल हमने देखे कि कंडक्टर है और एक इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर को गोली मार दी, बाद में पढ़ेंगे। ओके, अरे क्लियर? चलो अब देखो इधर ध्यान से, इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से चार्ज क्रिएट होता है। किसी बॉडी पर अगर चार्ज क्रिएट हुआ तो उसका मेजरमेंट हम करना चाहते हैं, भाई कितना चार्ज क्रिएट हुआ, ठीक है। तो उस चार्ज का मेजरमेंट हम तब कर पाए जब हम चार्ज के लिए क्या बनाए बेटा, यूनिट बनाए। क्या बनाए? यूनिट। तो यूनिट ऑफ चार्ज लिखो, यूनिट ऑफ चार्ज। जब भी हम किसी चीज की यूनिट पढ़ते हैं तो पहला चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो आनी चाहिए फंडामेंटल यूनिट्स। क्या क्या होती हैं बोलो एसआई में फंडामेंटल यूनिट? सात होती हैं, मास लेंथ टाइम एमकेएस से आई। फिर हमने क्या क्या जोड़ा उसमें? इलेक्ट्रिक करंट यानी एम्पियर जोड़ा, अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी जोड़ा कैंडेला, अमाउंट ऑफ मैटर मोल और टेम्परेचर। टोटल सात है। क्या इन सात में कहीं पर भी चार्ज का नाम आया? नहीं। इसका मतलब चार्ज कैसी यूनिट है बेटा? डिराइव्ड। कैसी है? डिराइव्ड। लेकिन उसमें एक नाम आया जिसको हमने कहा करंट। करंट की एक छोटी सी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी 10th क्लास में, पढ़ी थी क्या? कि करंट क्या है? बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये फंडामेंटल, ठीक है। तो ये फंडामेंटल, ये फंडामेंटल, तो इसकी डिराइव्ड यूनिट क्या होनी चाहिए? आईटी। आईटी मतलब क्या बेटा? बोलो, ये होनी चाहिए, ठीक है। अरे क्लियर ना? एम्पियर इंटू सेकेंड। इसको नाम दिया गया कूलाम। क्या नाम दिया गया? कूलाम। ओके। तो चार्ज की एसआई यूनिट बोलो क्या बेटा? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? बेसिकली क्यू बराबर है किसके बेटा? आईटी के। आईटी मतलब क्या हो गया बेटा? एम्पियर इंटू सेकेंड। और एम्पियर इंटू सेकेंड को हमने क्या कहा बेटा? कूलम। अभी थोड़ी देर बाद इनका नाम हम पढ़ेंगे और किससे लिखा? कैपिटल सी से। ओके। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या बेटा? कूलम। डायमेंशन भी साथ की साथ बिल्कुल सिंपल सी डायमेंशन, क्या बोलो जल्दी से? डायमेंशन एटी। ओके। क्या ये चीज क्लियर? अब देखो जनरली क्या होता है, चार्ज जो होता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। तो किसी भी यूनिट को जब हम छोटा या बड़ा करते हैं तो हम उसके साथ कुछ प्रीफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स, ठीक है। हो सकता है अपन ने 11th क्लास में पढ़ी हो और हो सकता है आप भूल गए हो, पढ़ी तो थी शायद, ठीक। ओके। तो वो प्रीफिक्स आपको नहीं सुननी है बहन, बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। ओके, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, वो प्रीफिक्स क्या होती है? बड़ा करने के लिए जो प्रीफिक्स लगती है वो भी 10 की पावर 3 के ऑर्डर में चलेंगी, और छोटा करने के लिए जो प्रीफिक्स लगेंगे वो भी 10 की पावर 3 के ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। छोटे वाले में नेगेटिव करते चलेंगे और बड़े करने में पॉजिटिव करते चलेंगे। तो देखो इधर ध्यान से, 10 की पावर-3 कूलाम, इसको हम कहते हैं मिली कूलाम। क्या कहते हैं बेटा? मिली कूलाम, ठीक है। और इसको लिखेंगे हम इससे बेटा, एमसी से। ओके। फिर 10 की पावर-6 कूलाम, ठीक है, इसको कहेंगे माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलम। और इसको लिखेंगे म्यू सी से। ओके। फिर और आ गए 10 की पावर-9 कूलाम, इसको कहेंगे नैनो कूलाम। पढ़ी तो आपने सब है ना? पढ़िए ना? एनसी। और फिर उसके बाद 10 की पावर-12 कूलाम, इसको कहेंगे पीको कूलाम, और इसको लिखेंगे पीसी से। और 10 की पावर-15 कूलाम, इसको हम कहेंगे फेम्टो या फर्मी भी कह देते हैं कई बार, ठीक है, कूलम, ठीक है। इसको एफसी से मिलते हैं। ओके। बड़ा करते हैं तब हमारी हो जाती है क्या बेटा? किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ओके। और जेप्टा। ओके। जेप्टा होता है या क्या होता है, जो भी 10th में जेप्टा क्या होता है, हाँ जो भी होता है वो, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स ध्यान रखनी है, हर एक के आगे लग जाती है। मीटर के आगे लगा देते हैं, मिलीमीटर बन जाता है, नैनोमीटर बन जाता है, सबको ध्यान है। स्टैंडर्ड प्रीफिक्स है किसी भी यूनिट को छोटा करने के लिए। फेम्टो गुलाम एफसी लिख लिया।
दिख रहा है बेटा? चलो अब देखो इधर ध्यान से। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, किसी को कुछ चीज अगर नहीं समझ में, हालांकि अभी तो बहुत बेसिक सी चीज चल रही है, तो अब ये मत सोचना 11 क्लास की तरह से कि हो जाएगा यार, देख लेंगे बाद में, ठीक है? पूछते चलना साथ में, ओके? इवन रुक के भी पूछ सकते हो। हाँ जी, देखो इधर ध्यान से, हमें सीजीएस यूनिट भी ध्यान रखनी है। हालांकि इनका कोई यूज नहीं रहा, ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, लेकिन क्या होगा कि कुछ जो आगे सीजीएस यूनिट हम निकालेंगे कुछ चीजों की, उनमें इनकी बेसिक यूनिट यूज होगी, ठीक है? तो एज ए मेमोरी हमें ध्यान रखना है क्या होती थी। तो सीजीएस में चार्ज की दो यूनिट पॉपुलर थी, एक चलते चार्ज की और एक रुके हुए चार्ज की, ठीक है? एक मूविंग चार्ज की और एक किसकी, स्टेशनरी चार्ज की, ठीक है? तो एक को तो कहा गया था ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है? ईएसयू का दूसरा नाम जो था वो था बेटा फ्रैंकलिन। इसको कई बार क्या कहते थे, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर, ठीक है? क्या होता है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, 3 इंटू 10⁹ ईएसयू मिलके क्या बनाते हैं बेटा, एक कूलाम बनाते हैं, ओके? तो पहली यूनिट क्या थी, ईएसयू। दूसरा नाम इसका क्या बेटा, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन के अलावा इसको कई बार स्टैट कूलाम भी कह देते हैं, ठीक है? रुका हुआ चार्ज है तो स्टैट कूलाम कह देते हैं, नाम ध्यान रखना बस, ठीक है? जनरली तो ईएसयू ही देगा। दूसरी थी ईएमयू। ईएमयू को कई बार एफ कूलाम कह देते हैं, मूविंग चार्ज। और ये जो यूनिट थी ये कूलाम से भी बड़ी थी, 10 कूलाम मिलके क्या बनाते थे, एक ईएमयू बनाते थे, ठीक है बेटा? सिर्फ नाम ध्यान रखने, बेसिक चीज ध्यान रखनी, कहीं अभी फिलहाल कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन आगे जैसे फ्लक्स वगैरह के लिए सीजीएस यूनिट उतनी पॉपुलर रही, उनको कैलकुलेट करते समय फिर हमें सीजीएस वाली यूनिट करंट की भी ध्यान होनी चाहिए, चार्ज की भी ध्यान होनी चाहिए। हो गया? अब क्या हुआ, जब यूनिट बन गई तो हमने देखा भाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से ही चार्ज बन रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज खोजा गया, भाई एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जितना ही प्रोटॉन पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ ही समेट लेते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो एक्सपेरिमेंट जिसमें ये खोजा गया था वो बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट हमको कतई नहीं पढ़ना, नाम ध्यान रखना है, मिलीकेन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। न्यूमेरिकल उस पर आएगा, हो सकता है, मिलीकेन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ओके? बेसिकली इन्होंने क्या किया, एक ऑयल की ड्रॉप को हवा में सस्पेंड किया, नीचे उसको ग्रेविटी का फोर्स खींच रहा था, ऊपर उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, बैलेंस हुई, और उसके बेसिस पर इलेक्ट्रॉन का क्या कैलकुलेट किया, चार्ज कैलकुलेट किया। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो खोजा गया वो कौन सा एक्सपेरिमेंट में था, मिलीकेन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। कितना, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव लिख दिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर इतना है तो प्रोटॉन पर कितना होगा बेटा, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके? किस पर ज्यादा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर कि प्रोटॉन पर? किसी पर नहीं, दोनों पर बराबर। मैथमेटिक्स नहीं है कि +5 बड़ा नंबर है -5 छोटा नंबर है, ठीक है? ये यहाँ पर प्लस और माइनस इसकी नेचर बता रहे हैं, जैसे हम वेक्टर में कहते थे कि 1D के अंदर डायरेक्शन बताते थे प्लस और माइनस। तो एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, पॉजिटिव 10 न्यूटन, और एक 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो हम कहते हैं फोर्स बराबर लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, ओके ना? तो यहाँ पर भी हम कहेंगे चार्ज क्या है, बराबर है। पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ क्या बताएंगे बेटा, नेचर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, बट नेचर इज डिफरेंट। उस पर कैसा है पॉजिटिव, उस पर कैसा है नेगेटिव। क्या ये चीज क्लियर बेटा? अब देखो इधर ध्यान से, छोटी सी बात है, ध्यान से सुन लेना, कि बेसिकली चार्ज क्रिएट करने का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर ऐड और रिमूव। तो हम मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, एक, या तो एक ऐड कर सकते हैं या एक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए मिनिमम कितना ट्रांसफर होगा बेटा, एक। तो सबसे छोटा चार्ज जो क्रिएट हो सकता है वो क्या है बेटा, +1 नहीं, प्लस ये या ये, ओके ना, +1 नहीं, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कितना चार्ज क्रिएट होगा बेटा, 1.6 इंटू 10⁻। तो मिनिमम चार्ज जो पॉसिबल है वो क्या पॉसिबल है, बोल? क्लियर? 1 नहीं, कितना, इंटू 10⁻। इसको बेसिकली हमने कहना शुरू किया फंडामेंटल चार्ज। क्या कहना शुरू किया? और इसको एक लेटर दे दिया ई, यानी हम कहते हैं जो चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, +- ई। ई का मतलब क्या है बेटा,
1.6 इंटू 10 की पावर, इट इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। क्या कहलाता है? ओके, ई इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। क्या ये चीज क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से एक कूलाम चार्ज क्रिएट नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से 1.6 इंटू 10 की पावर -19 चार्ज क्रिएट होता है। ओके, तो फंडामेंटल चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर, उसको किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। ओके बेटा, चलो हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया सब कुछ? चलो अब देखो इधर ध्यान से, बेसिक चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। दो प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव होता है और कैसा होता है? नेगेटिव। लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? तो दो प्रॉपर्टी तो मैं ऐसे लिख देता हूं, टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेकंड, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी पर अब हमको दिमाग लगाना है, क्योंकि उस पर हमसे सवाल पूछता है। ये तो हमारे समझ में आ ही गई थी, बेसिक है। तीसरी प्रॉपर्टी हम कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। पहले समझो क्वांटाइज किसको कहते हैं? कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी फिक्स वैल्यू के मल्टीपल में मिलती हो, उसको हम कहते हैं ये क्या है? क्वांटाइज। कोई भी चीज जो कि किसी फिक्स वैल्यू के मल्टीपल में मिले हमेशा, उसको हम कहते हैं ये क्या है? क्वांटाइज। जो मिनिमम वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की जिसके मल्टीपल में वो है, उसको उसका क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखें तो एटीएम से निकालने वाले पैसे, एटीएम से हम हमेशा 100 के मल्टीपल में निकाल सकते हैं। आप एटीएम से मैं आपको कहूं 3,300 रुपीज निकालना, निकाल लाओगे। 4,000 रुपीज निकालना, निकाल। अगर मैं कहूं 4,512 रुपए निकालना, ठीक है, निकाल के ला सकते हो क्या? नहीं, खाते में है पैसे, लेकिन ये नहीं निकाल सकते। आपको तुरंत क्या कहेगा? अबे या तो 4,500 कर, ठीक है, या 4,000 कर, या 5,000 कर। ओके, क्यों? क्योंकि 100 के मल्टीपल में चाहिए। किसमें बेटा? सबसे छोटा नोट जो एटीएम में हम लोड करते हैं वो बेसिकली कितने का है? 100 का। ओके, तो हमारे पास एटीएम से निकलने वाली मनी हमेशा क्या होती है? 100 के मल्टीपल। तो 100 इसका क्या हो गया? क्वांटा। यानी हम कह सकते हैं एटीएम से निकलने वाली मनी हमेशा इस फॉर्म में होगी, n इंटू 100 होगी। क्या n की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी, 1 2 3 4, खाते में पैसा होना चाहिए, कुछ भी हो सकती है ना? ठीक है, क्लियर क्या? अब यहां आओ, देखो कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफर होना बेसिकली क्या है? चार्ज। अगर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, आएगा तो नेगेटिव होगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? एक। हमेशा पूरा होगा? एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। क्या 1.5 हो सकता है? क्या 3.2 हो सकता है? क्या नहीं। यानी जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा किसी बॉडी पर, वो हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ n इंटू 100 लिखा था, ऐसे चार्ज के बारे में हमको क्या लिखना चाहिए? n इंटू ई होना चाहिए। क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? हाँ, वो आना या जाना है। ओके बेटा, कब ऐड होंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव, हटेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो बस यही चार्ज का क्वांटाइजेशन है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज पॉसिबल है वो हमेशा क्या पॉसिबल है बेटा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। एन की वैल्यू क्या? कुछ भी हो सकती है, 1 2, कोई भी इंटीजर, पूरा नंबर ले लो, कुछ भी हो सकता है। ई क्या है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। प्लस कब आएगा? जब रिमूव करेंगे। माइनस कब आएगा? जब ऐड करेंगे। यानी चार्ज जो है वो हमेशा क्वांटाइज मिलेगा आपको। इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। E is the fundamental charge, n is the number of electron added or removed. Okay क्या? अब चार्ज का क्वांटा क्या है बेटा? E है। क्या है? E। अब यहाँ थोड़ा सा ज्ञान के हिसाब से ये भी देख सकते हो कि आज की तारीख में हमने इलेक्ट्रॉन को भी फर्दर डिवाइड कर लिया। ठीक है, हमने क्वार्क्स जैसी कुछ चीजें खोजी हैं। क्वार्क्स, ठीक है भाई, जैसे हम क्या है कि रुकता नहीं है आदमी जो है ना, पहले एटम, डाल्टन बता गया था कि एटम अनडिविजिबल है, उतना ही मान लेते, रुक जाते। तो आज इतनी पढ़ना नहीं पड़ता, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती खाली। ठीक है,
ओके, लेकिन रुके नहीं, एटम को तोड़ा, एटम में से क्या निकाले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ भी नहीं रुके, अब इनको भी तोड़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, इनको ये बने क्वार्क से, किससे, क्वार्क से। तो उन पर जो चार्ज होता है वो बेसिकली इनसे भी छोटा होता है, 2/3 और 1/3 की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। लेकिन इनका अभी फ्री एग्जिस्टेंस नहीं देखा गया। फ्री एग्जिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल के देख लिया, अकेला इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को देख लिया, न्यूट्रॉन को देख लिया, क्वार्क्स को अभी हम, ठीक है, थ्योरेटिकली तो प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन किससे बना हुआ है बेटा, क्वार्क्स से बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन फ्री एग्जिस्टेंस अभी तक हम नहीं देख रहे। किसी दिन ऐसा भी होगा कि क्वांटाइजेशन की कहानी बदल जाएगी, इस ई की जगह क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो तब होगा जब हमको नहीं होगी दिक्कत, हमारे आने वाली जनरेशन को होगी, ओके। वो इस क्वांटाइजेशन को डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो क्वार्क्स अभी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं देखे गए, इसलिए जो है क्वार्क्स अभी क्वांटाइजेशन को Q इक्वल टू Na की फॉर्म में लिखते हैं। क्या ये चीज क्लियर बेटा? चल अब देख इधर ध्यान से, अगर ऐसा है तो जैसे मैंने कहा किसी बॉडी पर, जैसे पहला सवाल हम कर रहे हैं, देखो इधर ध्यान से, आप बॉडी एज +1 कूलाम चार्ज, और आपसे कहा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड और रिमूव्ड, एडेड और रिमूव्ड। पहली चीज पॉजिटिव चार्ज आया है तो ऐड किए होंगे कि रिमूव किए होंगे? तो पहले सवाल का जवाब तो दे दिया भाई, रिमूव किए होंगे। अब कितने रिमूव किए भाई, अब मारूंगा क्या, अब मारूंगा दोबारा थप्पड़ 1/, अबे लल्लू, क्यू इजिकल टू एन लिखा, क्यू कितना है 1, बराबर होना चाहिए किसके, एन के, यानी एन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव और ऐड है वो क्या होना चाहिए 1/। निकाल जरा इसको, क्या आता है फटाफट, और ना सिर्फ निकाल बल्कि याद भी करो, क्योंकि ये कई जगह काम आएगा डायरेक्टली। 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻20 लिख, ऊपर ले जा, 100 इंटू 10⁻18 लिख, 100 में 16 का डिवाइड कर, 6.25 आएगा, कितना आएगा, ठीक है। अरे क्लियर क्या, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या किए गए हैं, रिमूव किए गए, ओके। अब सुन देख, इधर ध्यान से सुनना सब लोग, एक, क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक नहीं इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं जिसको काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। कितने हैं, अगर इन दोनों डेसिमल को हटा दूं तो भी 16 जीरो है इसके आगे, 16 जीरो की गिनती बोल भी नहीं सकते तुम, ठीक है, चाहे हिंदी में बोल लो, ठीक है, कहां तक जाओगे, हिंदी में बोलोगे तो करोड़, ठीक है, अरब खरब शंख नील पदम जो भी आता है, अंग्रेजी में जाओगे तो बिलियन मिलियन ट्रिलियन जिलियन, ठीक है, उसके आगे तो आता ही नहीं है, जिलियन के आगे तो किसी को भी नहीं आता होगा, ठीक है, ओके, जिलियन भी होता है ना, तो जिलियन के आगे, तो जिसको बोल नहीं सकते, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से चार्ज क्या क्रिएट होता है, एक कूलाम चार्ज, ओके। तो एक कूलाम इज सच अ ह्यूज चार्ज, जिसको क्रिएट करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव। इसीलिए हमने चार्ज की छोटी यूनिट पढ़ी थी कि जो चार्ज होगा वो कूलाम में तो मिलता ही नहीं है, वो किसमें मिलता है, मिली कूलाम, पीको कूलाम, ठीक है, फर्मी कूलाम, इन सब में मिलता है, ओके। एक कूलाम चार्ज कोई छोटा चार्ज नहीं है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद। और ये गलती कभी मत करना, अच्छा +1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, याद रखना, ओके क्लियर। चल अगला सवाल सब लोग ध्यान से करेंगे, इधर, अ कप हैज 180 ग्राम वाटर, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इट हैज। हमें पता है वाटर है तो न्यूट्रल होगा टेक्निकली, भाई वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, बराबर तो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हमसे पूछा कितना है, 180 ग्राम वाटर में कितना चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव कैलकुलेट कर दो चाहे नेगेटिव, बराबर होगा, क्योंकि वाटर जो है न्यूट्रल होगा बेसिकली इलेक्ट्रिकली। ना कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले ये सोचो तरीका क्या होगा, मोल से नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम पे पहले, सबसे पहले देखो वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, H2। अरे क्या होगा,
ओके, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल लिखा क्या बेटा, H2। ओके, अब इस मॉलिक्यूल को अगर मैं देखूं तो इसमें कितने एटम है, तीन। कौन कौन से हैं भाई, ठीक है। ओके, अगर हाइड्रोजन एटम को देखूं तो 1H1, एक और 1H1, और एक क्या बेटा, 8O16। ओके, यही है। क्या ये पॉजिटिव चार्ज है, हाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, हाँ। तो इसके पास टोटल कितने प्रोटॉन बोल जरा, 16। फेंक के मारूंगा, ये प्रोटॉन होते हैं कि ये प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, मास। मास का मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये किसका नंबर है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये किसका नंबर है, प्रोटॉन। ओके, अरे अभी अभी तुमने पढ़ा लल्लू कि दो चीजें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। चार्ज सिर्फ किस पर है, क्या न्यूट्रॉन के पास चार्ज है, नहीं। तो जब हम चार्ज नंबर लिखते हैं तो हमें सिर्फ प्रोटॉन देखने, मास तो दोनों के पास है, तो जब हमें मास नंबर लिखना है तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ऊपर किसकी बात हो रही है, मास की। नीचे किसकी बात हो रही है, चार्ज की। किसकी, चार्ज। तो बोल कितने प्रोटॉन है इसके पास, 10। आ गई बात समझ में, अरे क्लियर। तो हर एटम में के पास कितने प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन। बोल 10 प्रोटॉन पे कितना चार्ज, एक प्रोटॉन 10 से मल्टीप्लाई कौन करेगा, 10 प्रोटॉन है कितने, हाँ ठीक है, या तो 16 इंटू या 1.6 इंटू 10⁻⁻8। क्या ये सबको समझ में आ गया। तो चार्ज देख, हम क्या लिख रहे हैं, चार्ज ऑन वन मॉलिक्यूल। अरे इधर देख, चार्ज ऑन वन मॉलिक्यूल, पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोटॉन को देख रहे हैं। क्या होना चाहिए बेटा, 10 प्रोटॉन, हर प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, क्या कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, सही क्या। तो हमने एक मॉलिक्यूल पर चार्ज निकाल दिया। अब हमको कोई ये बता दे कितने मॉलिक्यूल हैं, तो क्या हम टोटल चार्ज बता सकते हैं। तो अब अगला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, ये कैलकुलेट करना कि भाई कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हो किसी भी चीज में तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, मोल कॉन्सेप्ट। क्या बेटा, अब बोल मोल कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ, क्या है मोल कॉन्सेप्ट, एक सीधी सी बात कहता है, एक मोल में बेसिक एंटिटीज फिक्स है, एवोगैड्रो नंबर है। कितना है एवोगैड्रो नंबर, 6। यानी दुनिया में किसी भी चीज का अगर मैं एक मोल ले लूं तो उसमें उसके मॉलिक्यूल या एटम, अगर एटम से बना है तो एटम, और मॉलिक्यूल से बना है तो मॉलिक्यूल का नंबर कितना होना चाहिए, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होना चाहिए। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 0.02 इंटू 10⁻23। ओके, ये है मोल कॉन्सेप्ट। तो आगे से कोई पूछे मोल कॉन्सेप्ट तो क्या बताना है, वन मोल ऑफ एनीथिंग कंसिस्ट 6.02 इंटू 10⁻23 बेसिक एंटिटीज। बेसिक एंटिटी क्या होती है ये भी समझ लेना कि देख, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर है। क्या है बेटा, तो अगर मैंने एक मोल ऑक्सीजन ले रखी है तो उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻20। अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन के एटम कितने, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके बेटा, आगे बात समझ में। अगर मैं कहूं भाई हीलियम का मैंने एक मोल ले लिया तो इसका एटम ही इसका मॉलिक्यूल भी है, तो 6.02 इंटू 10⁻20। तो एवोगैड्रो नंबर बेसिकली बेसिक एंटिटी बताता है। क्या बताता है, मॉलिक्यूल कितने और एटम कितने। ओके, अरे क्लियर। तो यहां पर हमने क्या कहा कि अगर वाटर का एक मोल ले लूं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, 6.02 इंटू 10⁻। अब अगला चीज ये आती है कि एक मोल किसको कहते हैं किसी चीज के, तो जो उसका मोलर मास होता है उसको कहते हैं, यानी उसका एटॉमिक मास जो होता है। तो बता इसका मास कितना है वाटर के मॉलिक्यूल का, 18 है। 6 + 1 + 1 कितना है, 18। तो दो चीज सीख, नीचे से चार्ज जोड़ते हैं, ऊपर से क्या जोड़ते हैं, मास। ओके, तो अगर मैं वाटर का मोल लिखूं तो मैं कहूंगा कि भाई 18 ग्राम का एक मोल होगा। अरे होगा क्या, कैसे पता लगा 18 ग्राम का होगा, इनको जोड़ दिया, मोलर मास क्या है 18 है, यानी 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, बोल 6.02 इंटू 10⁻23। ओके, अरे क्लियर। तो 1 ग्राम में कितने होने चाहिए बेटा, 1 ग्राम अगर हमारे पास है तो होने चाहिए 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18। ओके क्लियर, अरे सही। अब हमारे पास कितना है,
180 ग्राम कितना है? तो हमारे पास कप में कितने? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 18 180 है ना, ये कट जाएगा 10 टाइम्स, कितना आ जाएगा? 6.02 इंटू 10 की पावर 24। ओके क्या? अच्छा, इतने मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल पर इतना चार्ज है, तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ओके, तो बोल कप में कितना चार्ज है? कप का चार्ज अगर हम लिखें तो कितना होगा? 6.02 इंटू 10 की पावर 24 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -18 था ना? ओके, बोल क्या आ जाएगा जल्दी से? 6.02 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 6 बचा। ओके, 3 डेसिमल और खत्म कर दे तो ये बन जाएगा 602 इंटू 16 इंटू 10 की पावर 3, यही बनेगा क्या बेटा? ये आएगा 9632 इंटू 10 की पावर 6, तो खत्म हो गया ना, 3 है क्या ना? ओके, तो बस 3 0 लगा दे इतने। ओके, इतना ही नेगेटिव, इतना ही। बात समझ में आ गई? ठीक है, अरे क्लियर? चलो, तो ध्यान से ये चीज समझना बेटा। देखो, दो चीजें हमने मोल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, ठीक है? देख लिया? लिख लिया बेटा? जल्दी लिखो, जल्दी। यहां पर एक छोटी सी चीज सिखा रहा हूं जो कि ज्यादा काम नहीं आएगी, कभी कभी काम में आ सकता है। क्या बेटा? जो चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट हम यूज करते हैं, ठीक है ना? चार्ज की यूनिट अभी तक हमने क्या पढ़ी? एक कूलाम पढ़ी और एक क्या पढ़ी हमने? ईएसयू और ईएमयू। ओके, ईएमयू 10 कूलाम के बराबर थी, तो अभी तक की नॉलेज के हिसाब से हमारी ईएमयू बढ़ी है ना बेटा? लेकिन जो चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट यूज हम करते हैं वो कहलाती है बेटा क्या? फैराडे। क्या कहलाती है? फैराडे। ओके बेटा, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे, इनके नाम पर 12th क्लास में हम 2 यूनिट पढ़ेंगे, एक फैराडे और एक फैरड। क्या पढ़ेंगे? फैरड। फैरड कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस की यूनिट होगी, फैराडे किसकी यूनिट होगी? चार्ज। जनरली फिजिक्स में नहीं यूज करते। क्या होता है? हम कहते हैं एक फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। किसका बेटा? 1 मोल। 1 मोल यानी कितने इलेक्ट्रॉन ले लूं? 6.02 इंटू 10 की पावर, ठीक है। तो बोल, अगर मैंने इतने इलेक्ट्रॉन ले लिए 6.02 इंटू 10 की पावर 23, हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको मैंने कहा ये क्या होना चाहिए बेटा? 1 फैराडे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 फैराडे। कर तो कैलकुलेट क्या आएगा? अभी हमने ऊपर कर रखा है इसलिए, ठीक है। अंतर इतना सा है, सिर्फ यहाँ पर पावर -18 थी, ये 24 थी। अब की बार ये 23 है और ये क्या है? 19। तो बोलो फटाफट जल्दी से क्या आ जाएगा?
तो यहाँ पर या फाइनल 6 पावर रही थी, यहाँ पर क्या रहेगी 4, तो 4 रहेगी, तो इसकी 2 जीरो हटा दे। ठीक है, क्या आएगा 96320 कूलम। इसको जनरली जब यूज करते हैं केमिस्ट्री में तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, कुछ ज्यादा अप्रोक्सीमेशन इसका कर देते हैं, 96500 कूलम लिख देते हैं। ओके, ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। ओके, केमिस्ट्री में ज्यादा काम आती है, जो बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ना, जिसमें ह्यूज चार्ज ट्रांसफर होता है इधर उधर, उसमें इसको यूज करते हैं। अगर सब कुछ भूल जाओ तो बस इतना ध्यान रखना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा? ओके, क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो हम चार्ज की पढ़ते हैं वो है, देखो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, प्रॉपर्टी नंबर लिख देना 4, एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज और मास का रिलेशन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या लिखा प्रॉपर्टी के नाम पर बेटा? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। क्या सबने लिख लिया? तो अब इसको समझो, देखो क्या है बेसिकली। हाँ जी, लिख लिया ना? हमने क्या कहा? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जैसे हमने कोई बॉडी ली और बॉडी को हमने कहा न्यूट्रल है। क्या है? क्या इसका कुछ मास रहा होगा? हाँ, रहा होगा। ओके, चार्ज कितना है इस पर? 0, यानी मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। लेकिन अगर हमने चार्ज है तो सबसे छोटा चार्ज आप क्या बना सकते हो? इलेक्ट्रॉन। कितना? इलेक्ट्रॉन। भाई क्या है सबसे छोटा चार्ज? इलेक्ट्रॉन। या अगर न्यूक्लियस तोड़ लें तो क्या? प्रोटॉन। ठीक है, इससे छोटा तो है नहीं, क्वार्क तो अभी हमने फ्रीली बनाया नहीं, तो क्या हो सकता है सबसे छोटा चार्ज? आइदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यही है बेटा। अरे क्लियर? इलेक्ट्रॉन का भी अपना मास है, प्रोटॉन का भी अपना मास है, यानी चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता किसी बॉडी पर चार्ज हो और उसका मास क्या हो? 0 हो। लेकिन ऐसा बहुत बार होगा कि चार्ज 0 है लेकिन मास होगा ही होगा, हमेशा मास। ओके बेटा, आई बात समझ में? तो अब आपको ये देखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है बेटा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। दुनिया में सबसे छोटी चीज, सबसे कम मास की चीज अभी तक जो हमने ढूंढी वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। इतना कम है कि कई बार तो कैलकुलेशन में इस बेचारे को जीरो ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जीरो। ओके, अरे बात समझ गए? ठीक है, वैसे भी हमारे लिए तो जीरो ही है। आज तक हमने कभी नहीं लिखा डेसिमल के बाद इतने जीरो रखने की, तो हमने कभी कोशिश ही नहीं की। ओके, एक आदमी थक जाते हैं ना। प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। देख, ये याद रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को लगभग बराबर मान लेते हैं। एक्चुअल में न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा मास होता है, किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन। लेकिन इतना कम अंतर होता है कि हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बराबर मान लेते हैं। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन को भी यही मान लेना, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अभी हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ध्यान के लिए, क्योंकि सीख रहे हैं चीजें तो यही सीख लेना चाहिए। मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन लगभग बराबर होता है। ओके, यहां पर यह ध्यान रखना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना के आसपास भारी है। कितना बेटा? 10,000। ओके, क्लियर? आ गई बात समझ में? अब देखो, हमने कहा चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी जब हम बेसिकली किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का मास है, चाहे नेग्लिजिबल हो, बहुत छोटा हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास। यानी चार्जिंग में बॉडी का मास भी क्या होगा? चेंज होगा। होगा क्या? अरे क्लियर? क्या अगर सोच, मैंने पॉजिटिवली चार्ज किया बॉडी को, तो बता उसका मास बढ़ेगा कि घटेगा? हेड से मारूंगा? ठीक है, क्या होगा? कम, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं। ओके, और नेगेटिव अच्छा, सोच ले एक बार और, कैसे बढ़ेगा बता?
इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो उसमें ही है। हाँ। तो कोई चीज हट गई, हाँ तो घटी। हटेगा। हाँ। और इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो बढ़ेगा। यानी नेगेटिवली चार्ज होने पर बॉडी का मास इंक्रीज होता है और पॉजिटिवली चार्ज होने पर। ओके क्लियर। देख इधर छोटा सा सवाल लिख ले ताकि एक बार दिमाग में, ठीक है। ये हमारे पास दो बॉडी थी, ठीक है बेटा। दो, ये बॉडी थी ए, ये बॉडी थी बी, ठीक है। इसका मास भी एम था, इसका मास भी क्या था, एम। इसको हमने क्या कर दिया बेटा, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। इस पर दे दिया हमने पॉजिटिव चार्ज। कैसा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब बता आफ्टर दैट, ये करने के बाद कौन सा रिलेशन सही होना चाहिए? क्या एम ए बराबर एम बी अभी भी होगा? क्या हम कहेंगे एम ए ग्रेटर देन एम बी होगा? क्या हम कहेंगे कि एम ए लेस देन एम बी होगा? या हम कहेंगे कह नहीं सकते, ठीक है, कांट से। ओके बोल कौन सा होगा? नेगेटिवली चार्ज में मास इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज में मास। ओके जब भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं, मास क्या होता है बेटा, इंक्रीज। और ओके क्लियर, आ गई बात समझ में? चल अब एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ, सब लोग करके दिखाए। अरे इसमें क्या लिखना है? ऊपर वाला नहीं लिखा कि ये नहीं लिखा? और हर्षिता उल्टा बोलने की आदत अब 12th में तो छोड़ दे। जो आंसर होता है वो हमेशा उल्टा बोलते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर इज द आंसर। जो मैं नहीं बोल रही, ठीक है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता नहीं हूँ, जो करता हूँ मैं। ओके हो गया, क्लियर। चल अब देख एक छोटा सा क्वेश्चन। वाइल चार्जिंग द मास ऑफ अ बॉडी is found increased by 9.1 नैनोग्राम। एनजी का मतलब क्या होगा, नैनोग्राम। ओके फाइंड आउट हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड और रिमूव्ड। मास इंक्रीज हो गया, बता इलेक्ट्रॉन ऐड किए कि रिमूव किए? ऐड किए। तो पहले आए एक तो आंसर हमको आ गया समझ में, यार ऐड किए। कितने ऐड किए फटाफट जल्दी से बताओ। सौरभ सर अब आप इसमें ले लो, इसमें और सुरेश इसमें आ जाएगा। तो वो आयुष का 9:30 आएगा, फिर आयुष इसमें ले लेगा, ऐसे करके तो आप ले लो। क्या हो उनको भी जल्दी आया करेंगे, कल से ले लो आप लोग। तो ये बच्चों को जल्दी बुलाना पड़ेगा, ये वरना तो बैठेंगे ना। तुम कह दो सुरेश को 5-7 मिनट में फ्री हो जाएगा, फिर आप ले लेना उसके बाद 5-7 मिनट, 5-7 मिनट बाद फ्री होते हैं। हाँ जी कुछ किया क्या? 10 की पावर सोचो देखो। हाँ कुछ हद तक एक बार क्या किया आपने, बेसिकली मास इतना इंक्रीज हुआ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते बेटा तो तेजस्वी कितना मास इंक्रीज होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ओके ठीक है, टोटल कितना इंक्रीज हुआ ये होना चाहिए। यानी क्या कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए करने चाहिए, ये 9.1 नैनोग्राम, यानी 10 की पावर कितना, -9 डिवाइड कर दो इससे, यही होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर मान लो मुझे 2-2 केजी के आप बांट दे रहे हो और मैंने कहा कि भाई जो मेरा मास इंक्रीज हो गया कितना, 40 केजी,
तो मुझे कितने बांट दिए, कैसे निकाला आपने भाई? 40 इंक्रीज हो गया और दो दो के दे रहे। तो हम कितने के दे रहे? मास इतना का दे रहे और टोटल मास कितना इंक्रीज हुआ ऐसे। तो कितने ऐड किए हमने? ये डिवाइडेड बाई यही होना चाहिए। अरे क्लियर? ओके। नैनोग्राम को किस में बदल दिया हमने? ग्राम में। ये हमने किस में लिख दिया? अब इसको ग्राम में बदलने से काम चलेगा या किलोग्राम में बदलना पड़ेगा? तो एक और आएगा 10 की पावर माइनस। आगे बात समझ में? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का मास आपने किस में लिख रखा है? किलोग्राम में। ध्यान है? तो ये किलोग्राम है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए? तो हमने 9.1 किसमें? अच्छा, ग्राम को किलोग्राम में बदलेगी तो बड़ा होगा, है ना? ठीक है, ओके। आगे बात समझ। बोल क्या आया जल्दी से। ठीक है, कितने हो गए? 31, 12। फाइनली बता दे जल्दी। माइनस कहां से आ जाएगा पागल लड़की? ठीक है, कितना आएगा बोल। अच्छा, अगर तुम घटाने में भी हर एक आदमी अलग आंसर निकाला करो। 31 में से 12 अगर माइनस करने तो सबका आंसर अलग होना चाहिए। ठीक है, ओके। क्या आएगा बोल? 9 आएगा। कितना? 31। यही करना है? अरे यही करना है ना? ठीक है, इसका आंसर सबका अलग अलग कैसे आ सकता है? 19 आएगा। ओके, कितने आंसर बोले? 22। ठीक है, पहले ये माइनस। ठीक है, ओके। फिर बोलो गलती से बोल दिया। कितना आया ये? अब बोल, अगर ये पूछता कि चार्ज कितना आया इस पर, बिना बिना पेन उठाए बता चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर 19 यानी 1.6 कूलम। कितना आया होगा? चार्ज कितना आया होगा बोल? 1.6 कूलम आया होगा। पॉजिटिव की नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन ऐड किया। लड़की पागल है क्या? क्या खा गया ये सुबह सुबह? ठीक है, ओके। कैसा? नेगेटिव। ओके, ऐड किए ना? ये मास निकाल जो इलेक्ट्रॉन है ऐड किए तो उसमें अपन चार्जेस निकाल। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए तूने? हाँ। हर इलेक्ट्रॉन ने इतना चार्ज दिया। हाँ। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो क्या आएगा चार्ज? अच्छा, क्यों इजिकल टू एन ही लगाया तो बस। आगे बात समझ। तो चल ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेवकूफ हो, अब की बार ढंग से करना। ठीक है, ये सर पढ़ के आना। ठीक है, ये जो चीज साथ के साथ रिवीजन करते चलना।